दोस्तों इस वीडियो के बारे में तो आगे बात होगी, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आप में से शायद बहुत सारे लोगों को याद भी हो और शायद बहुत सारे लोगों को याद ना भी हो। 15 मार्च 2019 यानी आज से लगभग 6 साल पहले न्यूजीलैंड मुल्क में दुनिया को हिला देने वाला एक आतंकवादी इंसिडेंट हुआ था। दिन था जुमे का, वक्त था 1:30 से 2 बजे के दरमियान का। जब एक आतंकवादी ने खतरनाक ऑटोमेटिक गन की मदद से एक के बाद एक दो मस्जिद में जाकर वहां पर शूटिंग करनी शुरू कर दी थी। खतरनाक आतंकवादी हमले में लगभग 51 के करीब लोग शहीद हुए थे, जिसमें बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें सब शामिल थे, जबकि 89 के करीब लोग जख्मी भी हुए थे। वैसे तो ये आतंकवादी हमला ही न्यूजीलैंड और बाकी पूरी दुनिया को हिला देने वाला था, लेकिन न्यूजीलैंड की आम लोगों के लिए एक और चीज जो परेशान कर देने वाली थी वो ये कि ये सब कुछ इनके मुल्क में हुआ है। इनकिस न्यूजीलैंड में कि जिसको दुनिया में अमन का सिंबल माना जाता है, जिसका नाम हमेशा दुनिया के इन टॉप 3 मुल्कों में आता है कि जो सबसे ज्यादा पीसफुल यानी सबसे ज्यादा पुरअमन मुल्क है। इसीलिए इस समय हुए न्यूजीलैंड में चाहे फिर वहाँ की गवर्नमेंट हो, वहाँ के बाकी एडमिनिस्ट्रेशन हो या आम लोग, सब ने ही खूब बढ़ चढ़ कर जिस तरह से भी मुमकिन था इन लोगों ने इन फैमिलीज के साथ हमदर्दी का इजहार किया था, जिन फैमिलीज के लोग इस खतरनाक हमले में शहीद हुए थे। और इसी वक्त ही फिर ये कुछ खास वीडियोस और फोटोज भी सामने निकल कर आए थे जो पूरी दुनिया के मीडिया में छाए रहे थे। वैसे तो पहली नजर में ही आप लोगों को देखकर ये महसूस हो चुका होगा कि ये कुछ और नहीं है बल्कि न्यूजीलैंड के जो कबायली लोग हैं इनके वहाँ का कल्चर एक्टिविटी है, जो पिछले कुछ वक्त से दुनिया भर में काफी चर्चाओं में है। खास तौर से पार्लियामेंट के अंदर इनके यहाँ की जो एक यंग लेडी MP है, इसकी वजह से तो ये कुछ ज्यादा ही इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है। इसको हाका कहा जाता है। और बिल्कुल यही चीज ही इसी वक्त भी नजर आई थी कि जब न्यूजीलैंड में मस्जिद के अंदर यह खतरनाक आतंकवादी हमला हुआ था। इसके बाद वहाँ के न सिर्फ बहुत सारे स्टूडेंट्स बल्कि बाकी नौजवान लोगों की तरफ से अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौकों पर यह हाका या फिर कल्चर एक्टिविटी की गई थी। मगर अब सवाल ये है कि आखिर बड़ी ही अजीबोगरीब दिखने वाली ये एक्टिविटी है क्या, ये क्यों की जाती है और न्यूजीलैंड के जो लोग इसको करते हैं वो लोग कौन हैं, और खास तौर पर वहाँ की जो यंग लेडी MP है जिसका न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट के अंदर अचानक से हाका करने की वीडियो 1-2 दिन पहले वायरल हुई है, मगर इससे पहले भी एक बार और वायरल हो चुकी है। वो कौन है, इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले नजर डालते हैं न्यूजीलैंड मुल्क के ऊपर। तो जो दुनिया के नक्शे में अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ ज्यादा ही अलग थलग है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से भी हजारों किलोमीटर दूर मौजूद है। जो ऑस्ट्रेलिया खुद बाकी दुनिया से कटा हुआ नजर आता है। ये एक ऐसा मुल्क है या ऐसा इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि जहाँ पर इंसान सबसे ज्यादा बाद में जाकर आबाद हुए हैं। ये मुल्क कुदरती हुस्न से मालामाल है। मौसम भी लगभग UK की तरह होता है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी काफी कम और शॉर्ट होती है। लंबे वक्त तक सर्दियाँ रहती हैं और इसमें भी लगभग साल के ज्यादातर दिनों में बारिश नजर आती है। भेड़ बकरियां बड़ी तादाद में हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे परिंदे और जानवर आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो बाकी दुनिया के इलाकों में नहीं देखे जा सकते। इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यूजीलैंड मुल्क की जो आबादी है वो आज भी काफ़ी कम है, जो लगभग 5 से 6 मिलियन के बीच आ जाती है। और जाहिर है इतनी आबादी तो जो दुनिया के बहुत सारे मशहूर शहर हैं इनकी होती है। और इसमें भी ऊपर से ये कि न्यूजीलैंड लगभग 80% आज भी खाली पड़ा है। मतलब जो आबादी है भी वो ज़्यादातर ऊपर के ही छोटे से हिस्से में रहती है, और उस छोटे से हिस्से में भी ज़्यादातर आबादी सिर्फ एक शहर यानी ऑकलैंड के अंदर रहती है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि न्यूजीलैंड इतनी ज़्यादा दूर मौजूद है, समुंदर में बिल्कुल अलग तरफ पड़ा हुआ है, तो हर इंसान यहाँ तक पहुँचे कैसे थे। अगर आप लोग इस सवाल का जवाब गूगल पर रिसर्च करेंगे तो आपको जवाब ये मिलेगा कि 1642 के अंदर एक डच एक्सप्लोरर मतलब के नीदरलैंड का एक आदमी ढूंढते हुए इस जजीरे तक पहुंचा था। इसने ही इसकी खोज की थी और फिर एक सदी के बाद मतलब कि 18वीं सदी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर भी यहाँ पर पहुंचा था। और इसके बाद ही फिर धीरे धीरे यूरोप से यहाँ पर बहुत सारे लोग आने लगे थे, सेटलर्स आने लगे थे और यहाँ पर लोगों ने बसना शुरू किया और ये मुल्क बनता चला गया। हालांकि दोस्तों ये सब कुछ तो हुआ था, लेकिन ये बात फिर भी पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड के इस इलाके में तो पिछले हजारों सालों से ही बहुत सारे लोग आते रहे हैं। और ये वही कबायली वही ट्रिपल कम्युनिटी है जिसको मारवी के नाम से जाना जाता है। मारवी लोगों की तरीके के मुताबिक इनका एक सरदार हुआ करता था जिसका नाम कोआपी था।
इसने ही 750 ईस्वी में सबसे पहले न्यूजीलैंड के इस इलाके की खोज की थी। मतलब किसी आसपास के टापू से वो यहाँ पर पहुंचा था और इसको ये पसंद आया, इसीलिए इसने अपने कबीले वालों को धीरे धीरे इस इलाके में लाकर आबाद करना शुरू कर दिया था। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इस कबीले के सारे लोग यहाँ पर आकर सुकून से रुकने लगे। अगले 800 से 900 सालों तक ये लोग ऐसे ही रहे, मतलब अमन शांति से रहे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ सुकून में था। लेकिन तभी 1642 में अचानक वो दिन आया कि जब इन लोगों के लिए सब कुछ बदल गया। ये वही दिन था कि जिसकी बात हमने पहले की है। मतलब एक डच एक्सप्लोरर किसी न किसी तरीके से भटकते हुए इस टापू तक पहुंच गया। इस बंदे ने अपने लोगों के साथ मिलकर न्यूजीलैंड में घुसने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने इनसे जंग की और इनको मारकर भगा दिया। मगर याद रहे कि ये वो दौर था कि जब ऑलरेडी यूरोप के अंदर फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, यूके सभी के बीच इस बात को लेकर होड़ मची हुई थी। एक बहस चल रही थी कि किसका एम्पायर बड़ा होगा और कौन दुनिया के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा बड़े इलाके पर अपने कॉलोनीज बना लेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना गुलाम बना लेगा। इसी बहसबाजी में ये लोग दुनिया के न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इलाकों को कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि नई नई जमीनें भी खोज रहे थे। जैसे तैसे 100 से 125 साल का दौर गुजर चुका था, मगर किसी ने भी दोबारा से न्यूजीलैंड की तरफ जाने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। लेकिन 1769 में एक बार फिर से ब्रिटेन का एक अफसर जिसका नाम जेम्स कुक था, वो अपने लोगों के साथ यहाँ पर पहुंचने में कामयाब रहा। लेकिन हुआ फिर से एक बार वही, मतलब के मारवीर लोगों ने इन लोगों से भी जंग करके इनको मार भगा डाला। लेकिन इस बार इस बंदे ने जो पूरा सफर किया था, इसको बड़ी ही डिटेल के साथ नोट किया था, न्यूजीलैंड का पूरा नक्शा बनाया था, इसकी पूरी लोकेशन को अच्छी तरह से समझा था, जिसकी वजह से जब वो बाद में वापस लौट कर आया तो इसने इन तमाम चीज़ों को पूरी दुनिया के सामने शेयर कर दिया था। पूरी दुनिया को इससे जुड़ी हुई तमाम इंफॉर्मेशन दे दी। नतीजा ये हुआ कि अब तो हर गुजरते वक्त के साथ यूरोप से बढ़ चढ़ कर लोग इस इलाके में आने लगे। और जब ज्यादा लोग आ रहे थे तो जाहिर है वहावरी लोग इनको रोक भी नहीं सकते थे। कुछ वक्त के अंदर ही यूरोपियन लोगों की यहाँ पर एक बड़ी आबादी आ चुकी थी और यूरोपियन लोगों ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे पाकिस्तान में या बाकी इलाकों में किया था। इनको बिजनेस, प्रॉफिट, ट्रेड, इन सब चीजों का लालच देना शुरू किया और यहाँ पर अपने पोर्ट वगैरह बनाना शुरू कर दिए। अगले कुछ सालों के अंदर ही ब्रिटेन का इसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका था। और फिर 1840 में उन्होंने जो मारवी लोग थे इनके साथ एक डील की, एक एग्रीमेंट किया जिसको ट्रीटी ऑफ वाइटेंगी के नाम से याद किया जाता है। इस ट्रीटी के बाद मावरी लोगों का ये जो पूरा टापू था, ये जो पूरा न्यूजीलैंड था, यह ब्रिटेन का ही हिस्सा बन चुका था। इस वक्त तक जो मावरी लोग थे इनकी यहाँ पर लगभग 2 लाख के करीब आबादी हुआ करती थी, जो अगले 100 साल के अंदर बढ़ने की बजाय घटकर सिर्फ और सिर्फ 40,000 रह गई थी। और ये जो इतनी तेजी के साथ आबादी घटी, इसके पीछे 2 बड़ी वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि क्योंकि ये कबीलाई लोग पिछले कई 100 सालों से इस न्यूजीलैंड के इलाके में रह रहे थे, जो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग था, बहुत ज्यादा नेचुरल था, कुदरती चीजों से मालामाल था। तो इसीलिए बाकी दुनिया और स्पेशली यूरोप के लोग जब बढ़ चढ़ कर वहां पर एकदम से पहुंचना शुरू हुए थे, इनके साथ बहुत सारी बीमारियां भी पहुंची। और जब ये बीमारियां इन लोगों को लगी तो जाहिर है इनकी बॉडी इस चीज के लिए तैयार ही नहीं थी। इनका इम्यूनिटी सिस्टम काफी वीक था, जिसकी वजह से बड़ी तेजी के साथ अब बहुत सारे मावरी लोगों की मौतें होना शुरू हो गई थी। ये कुछ वैसा ही है जैसा हमने अमेरिका की तारीख के बारे में पढ़ा है कि जब वहां पर भी यूरोपियन लोग पहुंचना शुरू हुए थे तो वहां की जो लोकल आबादी थी वो खतरनाक बीमारियों की वजह से मरना शुरू हो गई थी। हालांकि दोस्तों, मारवी लोगों की ये आबादी अचानक से कम होने के पीछे एक और भी बड़ी वजह थी, और वो वजह ये थी क्योंकि न्यूजीलैंड का वो पूरा इलाका जो पिछले कई सदियों से पीसफुल था, वो अचानक से 19वीं सदी में पहली बार मैदानी जंग बन गया। हुआ ये कि जब 1840 में ट्रीटी ऑफ वाइटेंगी हुई तो मारवी के आम लोगों ने इसको मानने से इनकार कर दिया। इनका कहना था कि इस तरह से ये लोग एक एक करके हमारे इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि मावरी और ब्रिटिश के बीच जंग होना शुरू हो गई थी। ये जंगें अगले लगभग 40 साल तक चलती रहीं और इसमें हजारों मावरी लोग मारे गए, और मारे भी क्यों न जाते, क्योंकि जहां एक तरफ वो ब्रिटिश थे जिनके पास इस दौर के एडवांस हथियार थे, बंदूकें थी, तोपें थी, तो वहीं दूसरी तरफ मावरी के जो कबायली लोग थे जिनके पास तीर कमान हुआ करते थे। तो तीर कमान वाले लोग बंदूकों वालों से कैसे मुकाबला कर सकते थे। आखिरकार 1881 में जाकर ये सब कुछ ठंडा पड़ा, क्योंकि तब तक मावरी के जो बड़े बड़े सरदार थे, जितने भी इस पूरे मूवमेंट के मास्टरमाइंड थे, इन सभी की मौतें हो चुकी थी। लेकिन ब्रिटेन को भी ये बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी कि यहाँ पर बगैर मावरी लोगों की हुकूमत नहीं की जा सकती है। इसीलिए उन्होंने अब एक नए तरीके से काम करना शुरू किया, और अब जितने भी प्रोजेक्ट होते थे, जितने भी ओहदे होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई तमाम चीजें
सभी में ही मारवी लोगों को भी शामिल किया जाने लगा। इस तरह से अब न्यूजीलैंड ने ब्रिटेन से आज़ादी हासिल करने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। आज के दौर में जब दुनिया के ज़्यादातर लोग न्यूजीलैंड को एक कंप्लीट आज़ाद मुल्क समझते हैं और दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर भी खत्म हो चुका है, तब भी आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड का जो हेड ऑफ स्टेट होता है उधर असल वही रानी या वही राजा होता है जो ब्रिटेन का होता है। मतलब किसी न किसी तरीके से आज भी न्यूजीलैंड ब्रिटेन के ही अंडर में है। साथियों, अब अगर आज के दौर के न्यूजीलैंड पर नजर डालें तो इसमें जो मारवी कबीले के लोग हैं इनकी आबादी काफी कम है, और अगर नंबर्स में देखें तो ये मुल्क की टोटल आबादी का सिर्फ 20% बनते हैं। और यही लोग जो दरअसल न्यूजीलैंड के असल हकदार हुआ करते थे आज के दौर में सबसे ज्यादा पीछे माने जाते हैं। मतलब इनके साथ न सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की खबरें ही आती हैं, बल्कि चाहे एजुकेशन हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो, हेल्थ केयर का मामला हो, हर मामले में ही इस कबीले के लोग सबसे पीछे नजर आते हैं। और ये जो हाका है, मतलब ये जो कल्चरल डांस है या कह सकते हैं ये जो तराना है, ये भी इन्हीं कबीले के लोगों का है। अब ये जो 14 नवंबर को न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें देखा जा सकता था कि न्यूजीलैंड की जो एक यंग लेडी MP हैं, उन्होंने अचानक से हाका करना शुरू कर दिया था, जिससे वहां पर जो स्पीकर थे इनके भी होश उड़े उड़े नजर आ रहे थे। वो दरअसल हुआ ये था कि न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट के अंदर एक नया बिल आ गया है, जिसके जरिए से इस ट्रीटी में, इस डील के अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है कि जो ब्रिटेन और मारवी लोगों के बीच लगभग आज से 184 साल पहले हुई थी। हाँ दोस्तों, वही ट्रीटी जो 1840 में हुई थी और जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इस बिल में लाकर बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, जिसका जाहिर है मारवी लोग खुलकर एहतजाज कर रहे हैं। और ये जो यंग लेडी हैं, जो न्यूजीलैंड की पूरी तारीख की अभी तक सबसे कम उम्र की MP हैं, जिनका नाम हाना रोहेती है, ये दरअसल मारवी कम्युनिटी से ही बिलोंग करती हैं। इसीलिए इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर न सिर्फ इस बिल का एहतजाज किया, बल्कि हाका शुरू करते हुए इस बिल को ही फाड़ डाला। जिसके बाद अगर आप लोगों ने वीडियो देख रखी है तो पता होगा कि स्पीकर ने पार्लियामेंट को ही सस्पेंड कर दिया। वैसे यहाँ पर यह बात भी ऐड करना जरूरी है कि हाना ने पार्लियामेंट के अंदर यह हाका पहली बार नहीं किया, बल्कि कुछ महीने पहले ये इस वक्त भी दुनिया भर में सुर्खियों में आ गई थी कि जब इन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्लियामेंट की पहली स्पीच में ही हाका किया था और दुनिया की इस नई जनरेशन को पहली बार इस चीज से इंट्रोड्यूस करवाया था। मावरी कम्युनिटी से आने वाली ये जो MP हैं, इनकी उम्र अभी सिर्फ और सिर्फ 22 साल है। इसीलिए न्यूजीलैंड के 2000 साल की पूरी तारीख में सबसे कम उम्र MP बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। फिलहाल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।